आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 44A के बारे में, जो कि बात करता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कब ज़रूरी है, क्योंकि अभी ITR फाइलिंग का टाइम भी चल रहा है। तो जब आप ITR 3 को फाइल करने जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ऐसी मांगी जाती है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर यस या नो आपको करना होता है। तो इसके लिए आपको सेक्शन 44AA के बारे में मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से वहाँ पर आपसे टैक्स ऑडिट के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 में जो आप ITR फाइल कर रहे हैं अपनी, तो यहाँ पर आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कब ज़रूरी है, यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जब आप अपनी ITR 3 को फाइल करेंगे तो देखिए जब आप इस टैब पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपसे कंफर्म करने के लिए बोला जाता है। तो जब आप पार्ट ए जर्नल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग सेक्शन और ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो जब आप ऑडिट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए दोस्तों, तो यहाँ से आपसे वो पूछता है ITR 3 के अंदर, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। तो इसी सेक्शन के ऊपर हम जो है डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जो लोग ITR 3 को फाइल करते हैं वो हमेशा ही ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सेक्शन 44AA कब एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से देखिए वो नीचे आपसे पूछेगा वेदर एसएससी इज डिक्लेयर इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, AD। तो इस तरीके से ये आपके प्रेजेंटिव इनकम के सेक्शन होते हैं। और यहाँ आपसे पूछता है आर यू लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। तो टैक्स ऑडिट आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होता है, किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सिमिलरली जो ये प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शन होते हैं, जहां आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर देते हैं, तो यहाँ पर भी एक टर्नओवर की लिमिट होती है। उसी सिचुएशन के अंदर आप जो है अपनी इनकम डिक्लेयर कर पाएंगे इन सेक्शंस के अंदर। तो इन सेक्शंस के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो ये दोनों ही सेक्शंस के ऊपर आपको जो है वीडियो डिटेल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और देख लें। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 44AA को और जान लेते हैं कब आपके लिए इनकम जो है या बुक्स ऑफ अकाउंट सॉरी आपके लिए कब जो है कंपलसरी हो जाएगा मेंटेन करना। तो चलिए सबसे पहले तो इसके लिए देखिए पर्पस क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का, ये समझ लेते हैं। तो देखिए जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन करते हैं तो यहाँ देखिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में अनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो एक कैटेगरी है। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है दोस्तों, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है आपको आसानी से समझाने के लिए। तो कैटेगरी ए में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है कि आप ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे जिनको आप बोल सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कि जिनको देखकर असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर सके और अकॉर्डिंगली टैक्स की कैलकुलेशन कर सके। तो सिंपल सी बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब यही है कि आप प्रॉपर अपने जो सेल के बिल हैं, जो भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उनकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो सेल के बिल हों, परचेज़ के बिल हों, खर्चों के बिल हों। जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, टैली यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पे जो भी आपने रिकॉर्ड टैली के अंदर चढ़ा रखा होगा उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो ये सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, तो जिसको मैंने कैटेगरी ए बुक्स ऑफ अकाउंट बोल दिया है। इसी तरीके से दोस्तों CBDT के द्वारा रूल 6F के अंदर कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताए गए हैं, जिसको मैं कैटेगरी बी बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहा हूँ। तो इस तरीके के जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं ये स्पेसिफिकली कुछ नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए यूज़ किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि आपके ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली बताए जाते हैं, यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके यूज़ किए जाते हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी भी रहने वाली है जहां पर नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए रूल 6F के अकॉर्डिंग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट वो रेगुलर मेंटेन करता है वो नहीं करेगा। रूल 6F के अंदर कुछ एडिशनल बर्डन उसके ऊपर और दे दिया जाएगा ऐसे नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के ऊपर, और उनको ये कुछ एडिशनल आप बोल सकते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उनको अपने पास रिकॉर्ड में रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से दो बुक ऑफ अकाउंट आपके जो है काम करेंगे। तो ये तो मैंने आपको पर्पस समझा दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कैसे हो सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये कौन कौन से पर्सन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 4 टाइप के पर्सनस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की। कुछ CBDT के द्वारा जो है इनकम टैक्स के द्वारा नोटिफाइड किए गए हैं प्रोफेशनल्स, उनकी बात करेंगे कि उनके केस में क्या एप्लीकेबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपलसरी मेंटेन करने की। उसी तरीके से बिजनेस के केस में क्या रहने वाली है, और कुछ अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशनल। तो देखिए कुछ नोटिफाइड प्रोफेशन तो आपके फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गए हैं। अब इनके अलावा जो भी प्रोफेशन बचेंगे वो यह बिजनेस के साथ ऐड हो जाएंगे। तो उस केस में हम बोल सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशन है, तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या कंडीशन रहने वाली हैं। और थर्ड और फोर्थ सिचुएशन जो है दोस्तों वो मैं आपको दोनों
एक साथ ही बता दूंगा जहां पर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम ये चारों ही पॉइंट हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नोटिफाइड प्रोफेशंस के केस में। तो सबसे पहले तो आपके लिए समझना जरूरी ये है कि नोटिफाइड प्रोफेशन बोला किसको गया है। तो देखिए नोटिफाइड प्रोफेशन की लिस्ट दी गई है सीबीडीटी के द्वारा, जिसके अंदर लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर प्रोफेशन दैट मे बी नोटिफाइड बाय सीबीडीटी इन फ्यूचर। तो कहने का मतलब ये है जो ये लिस्ट दी गई है इसके अलावा फ्यूचर में कोई और भी अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है दोस्तों तो वो भी नोटिफाइड प्रोफेशन ही कहलाएगा। तो फर्दर आप जब इनके अंदर जाएंगे तो लिस्ट और लंबी हो जाएगी। जैसे अगर मैं फिल्म आर्टिस्ट की बात करूं तो फिल्म आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पर है आप कोई प्रोड्यूसर हो सकते हैं, फिल्म के डायरेक्टर हो सकते हैं, हीरो हो सकते हैं, कैमरामैन हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हर की डेफिनेशन जो है बहुत लंबी है। इसी तरीके से जब अकाउंटेंसी में आप जाएंगे तो यहाँ पर टैक्स कंसल्टेंट भी कवर हो जाएंगे, अकाउंटेंट भी कवर हो जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे तो डॉक्टर भी कवर हो जाएंगे। तो जो भी मेडिकल प्रोफेशन से और भी जो बहुत सारे पर्सन जुड़ेंगे वो भी कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ नोटिफाइड प्रोफेशन बताए गए हैं। इन नोटिफाइड प्रोफेशन के लिए देखिए क्या कहा गया है, इन नोटिफाइड प्रोफेशंस को दोस्तों कैटेगरी ए के अकॉर्डिंग जो सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पर किसी भी तरीके की लिमिट नहीं देखी जाएगी, सेल की, टर्नओवर की, ग्रॉस रिसिप्ट की या प्रॉफिट की। तो कहने का मतलब ये है अगर आप भी नोटिफाइड प्रोफेशन में कवर हो जाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, चाहे आपकी 1 रुपये का भी प्रॉफिट ना हो या आपकी 1 रुपये की भी सेल ना हो। तो फर्स्ट डे से ही आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशन के अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई कैटेगरी ए बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप मेंटेन करेंगे, जो कि नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट हर एक पर्सन जो है वो मेंटेन करता है। अब देखिए इन नोटिफाइड प्रोफेशन के लिए रूल 6F के अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सीबीडीटी ने कुछ एडिशनल बर्डन भी इनके ऊपर जो है वो डाला हुआ है, जहां पर इनको जो कैटेगरी ए के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो तो करने ही करने हैं, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनको और भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो किस सिचुएशन में करनी पड़ेगी, तो अगर आप एक नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं और अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 1.50 लाख से ज़्यादा है इन ऑल द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, मीन्स अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का एग्जांपल लेता हूं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के पिछले जो भी 3 साल होंगे, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के पिछले 3 साल होंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22, 20-21 और 19-20। इन तीनों ही सालों में अगर दोस्तों आपका की जो ग्रॉस रिसिप्ट है उस प्रोफेशन से अगर वो 1.50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में फिर आपको ये एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट और मेंटेन करने पड़ेंगे। तो जिसमें कैश बुक आ गया, जर्नल लेजर आ गया, कार्बन कॉपी आ गई बिल्स की। अगर आपका जो बिल है वो 25 रुपये से ज़्यादा है तो आपको उसकी कार्बन कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपको ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सपेंडिचर रखने पड़ेंगे, अगर 50 रुपये का भी आपने खर्चा किया है, 50 रुपये से ज़्यादा का कोई भी खर्चा किया तो उसके आपको ओरिजिनल बिल रखने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल में हैं तो देखिए मेडिकल प्रोफेशनल में इन 3 पॉइंट्स के अलावा 2 एडिशनल पॉइंट और जो है उनको दे दिए गए हैं, जैसे कि डेली केस रजिस्टर उनको मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर्म 3C के अंदर। उनको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी अपनी दवाइयों की या कंज्यूमर्स की, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है फर्स्ट डे से ही मेंटेन करके चलने हैं। इसके लिए किसी भी तरीके की लिमिट नहीं है, कितना भी आपका प्रॉफिट हो, 1 रुपया प्रॉफिट हो या 1 रुपये की सेल हो, आपको फर्स्ट डे से ही जो है सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलने हैं कैटेगरी के ए के अकॉर्डिंग। बट अगर आप एक ऐसे नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं जहाँ पे आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है पिछले 3 सालों में, तो उस केस में फिर ये डॉक्यूमेंट भी आपको मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। तो ये तो बात हुई नोटिफाइड प्रोफेशनल की। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बिजनेस की या ऐसे प्रोफेशनल की जो कि नोटिफाइड प्रोफेशनल में कवर नहीं होते हैं। तो देखिए इन पर्सन्स के लिए कंपलसरी है मेंटेन करना सच बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इनके लिए जो रूल 6F के अंदर बताए गए थे दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है ये केवल नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए ही है। बाकी सबको जो सच बुक्स ऑफ अकाउंट बताया गया है वही जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आप एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, इनके अलावा अगर कोई पर्सन है तो ये देख लिया जाएगा कि अगर आपकी इनकम 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है या फिर आपका जो टोटल सेल है, टर्नओवर है और ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है किसी भी एक प्रीवियस ईयर में, जो पिछले 3 प्रीवियस ईयर थे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मींस अगर आपका ये प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से जो पिछले 3 साल थे उन 3 सालों में किसी भी अगर एक साल में आपकी इनकम 1.20 लाख से ज़्यादा है या फिर आपका जो टोटल सेल है, टर्नओवर है और ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपके लिए कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा। बट दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं
तो उस केस में आपकी जो ये लिमिट 1.20 लाख की थी वो रिप्लेस हो जाएगी 2.50 लाख से। और इसी तरीके से जो आपकी टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट और सेल की लिमिट थी 10 लाख रुपीज़ की, ये रिप्लेस हो जाएगी 25 लाख रुपीज़ से। तो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, उसको 2.50 लाख और 25 लाख रखा गया है। अगर इसके अलावा कोई और पर्सन अगर आप हैं इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अलावा, तो उस केस में जो लिमिट रहेगी वो 1,20,000 इनकम की लिमिट, और जो टर्नओवर, सेल और ग्रॉस रिसिप्ट है उसकी 10 लाख की लिमिट रहने वाली है किसी भी एक प्रीवियस ईयर में पिछले 3 सालों में। अब एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे। अब सपोज करें आप बोले जो मेरा तो पिछला 3 साल का रिकॉर्ड है ही नहीं, मैंने तो बिजनेस ही अभी शुरू किया है पिछले साल ही। मीन्स अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूँ तो आप बोलेंगे मैंने तो 21-22 के अंदर ही जो है अपना बिजनेस शुरू किया है। तो उस केस में फिर दोस्तों आपको 3 साल का रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस 3 साल पहले था ही नहीं पिछले 3 सालों में। तो उस केस में फिर ये जो लिमिट आपको मैंने बताई है 1,20,000 और 10 लाख की, अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF, और जो इंडिविजुअल और HUF है वो 2.50 लाख और 25 लाख रुपए। तो ये लिमिट आपको उस करंट ईयर में ही देख ली जाएगी। मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर ही आप देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा जो इनकम है उस बिजनेस से या अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशन है उनसे 2.50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, या फिर जो मेरा ग्रॉस रिसिप्ट है, टर्नओवर है, वो 25 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, तो फिर आपको उसी करंट ईयर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बात हुई प्रोफेशनल की, बिजनेस की या अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशनल की। अब हम बात कर लेते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम की। तो देखिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में क्या होता है, तो देखिए दोनों सेक्शन में आपको एक साथ बता दूंगा। यहाँ पर भी आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हो जाते हैं। पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपका इसको बता देता हूँ। जैसे सेक्शन 44 AD की बात करूँ मैं, तो सेक्शन 44 AD के अंदर अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, तो उस केस में आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर, मीन्स आपकी जो भी बैंकिंग मोड से आपने जो सेल की है या रिसिप्ट ली है उसका 6% आपको मिनिमम दिखाना ही होगा। तो अब देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, SSC कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD एंड क्लेम हिज इनकम टू बी लोअर अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट देन द इनकम डीम्ड अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है तो उस केस में प्रिजम्पटिव बेसिस पर 6% आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी सेल का। तो सपोज करें आपकी जो सेल थी वो 1 करोड़ की सेल थी जो कि 2 करोड़ से कम थी, तो आपके ऊपर एलिजिबल हो जाएंगे आप सेक्शन 44 AD के अंदर। तो आपने सपोज करें 6% जो है वो प्रॉफिट दिखा दिया और वो 6 लाख रुपये आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि आपका फर्दर 1 करोड़ की आपकी सेल थी, उसका 6% प्रॉफिट आप दिखाने गए, तो वहाँ पर आपको अगले साल में लगा कि अगर मैं अपनी इनकम को अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रॉफिट निकालूं वो तो 2 ही लाख रुपए आता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि जो मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाऊंगा सेक्शन 44 AD में, तो यहाँ तो मुझे ज़्यादा इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही अपना जो है प्रॉफिट डिक्लेयर कर लूँ। तो दोस्तों देखिए, जब आप सेक्शन 44 AD या जो भी प्रिजम्पटिव टैक्स के सेक्शन होते हैं, अगर एक बार आप इनको चूज़ कर लेते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको अपने जो बिजनेस इनकम है इसी के अंदर दिखानी होती है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ने एक बार इसको चूज़ कर लिया और अगले 5 साल से पहले आप दोबारा से नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो मेंटेन कराएं। तो इसलिए देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको कंपलसरी मेंटेन करनी पड़ेगी जब उसकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2.50 लाख की उससे ज़्यादा होगी। तो ये सेक्शन 44 AD की बात हुई। उसी तरीके से सेक्शन 44 AE है, 44 BB है, 44 BBB है। तो ये भी आपके प्रिजम्पटिव के सेक्शन हैं, इनकम के सेक्शन हैं। यहाँ पर भी अपनी इनकम ऐसे ही आप डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम, अगर आपको लगता है कि आपके जो नॉर्मल प्रोविज़न है इनकम टैक्स के, जैसे कि आप सिंपल सेल दिखाते हैं, उसमें से सारे खर्चे लेस करते हैं, परचेज लेस करते हैं, तो नॉर्मल प्रोविज़न में इसको ही बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इनकम निकालेंगे तो आपकी इनकम कम आएगी। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ही पड़ेंगे, इवन आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है। तो इन दोनों सेक्शन के अंदर फ़र्क यही है कि यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करने पड़ेंगे, इवन आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.50 लाख है उससे कम भी है। बट यहाँ पर आपको देखिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है दोनों ही सेक्शन के अंदर। बट आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, वो ये 2 सेक्शन है, एक तो नोटिफाइड प्रोफेशनल वाला और एक बिजनेस और अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशनल वाला। तो इन 2 सेक्शन को आप ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कंपलसरी हो जाएंगे। और जब अपनी ITR को फाइल करेंगे तो वहाँ पर आप जो है इन सेक्शन को ज़रूर एक बार दिमाग में रखें। फाइनली देखिए टाइम पीरियड क्या रहता है, आपको
जो है 6 साल तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है दोस्तों मेंटेन करना होता है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और इसी तरीके से सेक्शन 271A के अंदर 25,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाती है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों सेक्शन 44AA को लेकर। तो अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न इसको लेकर अभी भी माइंड में है तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।